नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर 1 से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न जो होते हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं, जबकि 15 प्रश्न जो है एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम इन तीनों क्लासों का अध्ययन कर लिया जाए, इसके ऑब्जेक्टिव्स को यदि आसानी से हम लोग देख लें तो काफी हमें सुविधा मिलती है परीक्षा भवन में प्रश्नों को हल करना। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न निकलते हैं। ये जो होगा एक ही वीडियो में कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा के जो भी ऑब्जेक्टिव्स निकल कर बनते हैं, क्योंकि यह किताब काफी मोटी हो जाती है तो उतना पढ़ने का भी हमें समय नहीं है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को यदि हम लोग देख लिए जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपका परीक्षा में पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनते हैं जो कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ये होती है। तो हम लोग देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये तीनों क्लास का एक ही में मिलाकर होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहला देखते हैं, पॉइंट बनता है पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी जो है पंचतंत्र की कहानी जो है ये खरगोश एवं कछुआ एक कहानी उसमें दिया है। तो खरगोश एवं कछुआ पंचतंत्र की कहानी है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक आप जानते होंगे, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा होते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बनता है जिग्सा। जिग्सा क्या है? तो जिग्सा होता है किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चों को इस प्रकार के दिया जाता है, अनेक अलग अलग चित्र अलग अलग होते हैं, उसको एक जगह कह सकते हैं, उसका रूप तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से दिमाग लगाया जाता है इस प्रकार के चित्र बनाने के लिए, तो वही जिग्सा होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, मशहूर चित्रकार विष्णु चिंचालकर। पूछा जा सकता है विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे? तो विष्णु चिंचालकर इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के ये रहने वाले थे। मशहूर चित्रकार विष्णु चिंचालकर जो थे, ठीक है, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। पत्तों, जो सूखा हुआ पत्ता है, उस पत्तों से ये चित्र बनाने के लिए काफी ये विख्यात है। अगला पॉइंट देखेंगे, पत्ता नाम का एक कविता है। ठीक है, पत्ते नाम के कविता है। इस पत्ते नाम कविता के लेखक कौन है? विजेंद्र पाल सिसोदिया। याद रखिएगा, पत्ते कविता के लेखक विजेंद्र पाल सिसोदिया हैं। ठीक है, एक और कविता है पानी। पानी कविता है। इस पानी कविता के लेखक है श्री प्रसाद। श्री प्रसाद के द्वारा पानी कविता का लेखन किया गया है। ये सब अभी क्लास 3 का चल रहा है, उसके बाद हम इसी में आगे क्लास 4 का देखेंगे, उसके बाद क्लास 5 का देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला स्कूल क्या होता है? हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है, सबको पता होगा। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार। ठीक है, एक यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, लिंग हु फेन क्या है? ठीक है, ये पूछा भी गया, आप प्रीवियस ईयर में बनाइएगा तो आपको मिलता होगा देखने को। तो लिंग हु फेन, तो लिंग हु फेन देखिएगा, हांगकांग एक देश है। ठीक है, हांगकांग के होटलों में सांप से बना यह भोजन है। सांप के द्वारा यह भोजन तैयार किया जाता है, सांपों को मारकर इस प्रकार से भोजन तैयार किया जाता है। हांगकांग के होटलों में मिलता है, वहां के लोग इसको खाते हैं। तो उस भोजन को क्या बोलते हैं? उस भोजन को लिंग हु फेन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, टैपियोका। ये टैपियोका क्या होता है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टैपियोका जो होता है केरल में जमीन के नीचे, ठीक है, केरल राज्य याद रखिएगा, केरल राज्य में जमीन के नीचे होता है और इसे लोग उबालकर नारियल की करी के साथ खाते हैं। याद रखिएगा, टैपियोका केरल राज्य में है और ये जमीन के नीचे होता है, नारियल के करी के साथ इसको उबालकर खाया जाता है। अगला देखेंगे, इसमें कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि कश्मीरी लोग जो होते हैं मछली सरसों के तेल में बनाकर खाते हैं, जबकि गोवा के लोग जो होते हैं नारियल तेल में समुद्री मछली को खाते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। आगे है कि मेरी बहन सुन नहीं सकती, एक कविता है। ठीक है, इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि मेरी बहन सुन नहीं सकती है। ये जो है कविता जो है जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता का एक कुछ अंश है जो कि हिंदी में रूपांतरण किया गया है। और इस हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन थे? अरविंद गुप्ता। ठीक है, अरविंद गुप्ता ने मेरी बहन सुन नहीं सकती इस प्रकार हिंदी में रूपांतरण किया। किसका रूपांतरण किया था? तो जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता का कुछ ये अंश दिया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है तोता के बारे में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में, देख लीजिएगा। तोता क्या होता है कि मनुष्य के बोली की नकल करने वाले पक्षी होती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सी पक्षी जो है मनुष्य की बोलियों को नकल करता है, तो वो तोता हो जाता है। आप अपने घरों में भी देखते हैं। उल्लू, उल्लू क्या है? उल्लू के बारे में विशेषता है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है? ठीक है, तो ये आपका उल्लू होता है। अगला देखेंगे मैना। ठीक है, मैना के बारे में, मैना क्या है कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है, तो ये आपका मैना हो जाता है।
आगे देखेंगे पंख, पक्षियों का जो पंख जो होता है वो किस प्रकार से मदद करता है, तो पक्षियों का जो पंख जो होता है उसको उड़ने में मदद करता है, शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे बादल आए। बादल आए एक कविता है और यह कविता जो है हरीश निगम चकमक एकलव्य कविता से लिया गया एक अंश है, एक तरह से कह सकते हैं कुछ हिस्सा उसमें दिया गया बादल आए कविता के लेख। उसके बाद आगे है कि भोजन पकाने का तरीका क्या होता है, पूछा जाता है निम्न में से भोजन पकाने का सही तरीका क्या है, तो भोजन पकाने का सही तरीका है भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर और भाप कर। ये प्रक्रिया होती है, इस तरह से भोजन बनाने का ये प्रक्रिया पूछा जाता है अभी और ये बताया भी गया है। आगे देखेंगे हम रेलगाड़ी। रेलगाड़ी नाम की कविता दिया गया, इस कविता के लेखक पूछा जाता है, तो रेलगाड़ी कविता जो है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश दिया गया और रेलगाड़ी के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर बताया भी गया है। आगे देखेंगे हम लुई ब्रेल। तो लुई ब्रेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो लुई ब्रेल फ्रांस देश के निवासी थे, वहां के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने ब्रेल लिपि पद्धति की शुरुआत की, ब्रेल लिपि में पद्धति की शुरुआत की और इस ब्रेल लिपि पद्धति पूछा जाता है कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो ब्रेल लिपि पद्धति जो होता है 6 बिंदुओं पर आधारित हो। याद रखिएगा ये पॉइंट, ब्रेल लिपि पद्धति कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो ब्रेल लिपि पद्धति 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। आगे देखेंगे कि चोट लगने पर हल्दी और दूध का सेवन किया जाता है। जहां चोट जब लग जाता है तो हम हल्दी लगाते हैं, दूध पीते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। पेट में दर्द होने पर, ठीक है, पेट में दर्द होने पर सौंठ और अजवाइन पानी में मिलाकर पिया जाता है। खांसी होने पर तुलसी, अदरक और लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दांत में दर्द होने पर लौंग का तेल या फिर लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे इसमें आओ बनाए बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए बताया गया है, तो यह भी एक कविता के रूप में है। तो आओ बनाए बर्तन अन्नपूर्णा सिन्हा के द्वारा, ठीक है, भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतरण बताया गया है। यानी कि अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित एक कहानी है, उसी कहानी को कुछ अंश आओ बनाए बर्तन के नाम से इस पुस्तक में दिया गया है। आगे देखेंगे स्टापू। यह स्टापू होता है क्या, पूछा जाता है स्टापू क्या है, तो स्टापू एक प्रकार का खेल है। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उसी में एक स्टापू एक खेल दिया गया है। आगे देखते हैं पुराने जमाने के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा पुराने जमाने के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग होते हैं। पूछा जाता है पुराने जमाने के बारे में हमें अधिक जानकारी लेना है तो बुजुर्ग के माध्यम से, यानी कि अपने घर में जो हमारे जो बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े होते हैं, तो आसानी से उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं असम राज्य के बारे में बताया गया है कि असम राज्य के एक मोलन गांव है, वहां पे बहुत अधिक बारिश होती है। याद रखिएगा असम राज्य से संबंधित है और यहाँ के घर जो बने रहते हैं जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभे पर बने रहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से स्थान का घर जो होता है जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभे पर बना हुआ रहता है, ये असम राज्य में होता है। अगर गांव का नाम पूछे तो मोलन गांव याद रखिएगा। और यह जो घर जो बना रहता है लकड़ी के बने हुए रहते हैं, ठीक है, लकड़ी के घर बने हुए रहते हैं। आगे देखते हैं मनाली। मनाली एक जगह है जो कि पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, बर्फ भी बहुत अधिक पड़ती है और यहाँ के जो घर जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने हुए रहते हैं, याद रखिएगा। आगे पॉइंट है राजस्थान के बारे में। राजस्थान काफी राजस्थान काफी रेतीला इलाका है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, याद रखिएगा बारिश बहुत कम होती है। बारिश बहुत कम होने के कारण यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, और अधिक गर्मी पड़ती है जिसके कारण यहाँ के जो घर जो बने होते हैं मिट्टी के बने घर होते हैं, ठीक है, और उसी मिट्टी के बने घर में वो लोग रहते हैं। और इस मिट्टी के बने घर की दीवारें जो होती है बहुत मोटी होती है, दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, काफी मतलब सुंदर प्रतीत होता है। और जो छतें जो होती है कंटीली झाड़ियों से बनी हुई रहती है। इस प्रकार की अगर विशेषता पूछे घर के बारे में तो राजस्थान की तरफ हम लोग टिक लगा देंगे। आगे कहा जा रहा है इसमें कि डल झील, हाउस बोट, शिकारे, बर्फ का घर जिसको इग्लू कहा जाता है, और 4 चिनारी, ये सब कहां पे स्थित है, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित, याद रखिएगा। डल झील, हाउस बोट, शिकारे, बर्फ का घर और 4 चिनारी, ये सब जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार से कक्षा 3 हम देखे। अब देखेंगे कक्षा 4 के बारे में। कक्षा 4 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स निकलकर सामने आते हैं, तो यहां से देखेंगे हम कक्षा 4। बांस से बना पुल, देखिएगा बांस से बना पुल वहां पर दर्शाया गया है, इसे किताब के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भी बताया गया है कि बांस का बना पुल, वहां के जो बच्चे जो होते हैं बांस के बने पुल से ही
पार करके विद्यालय पहुंचते हैं, स्कूल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ट्रॉली। ट्रॉली क्या है? तो ट्रॉली लकड़ी से बना एक झूला होता है जो लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख वाले इलाका से संबंधित है। और यह जो ट्रॉली जो होता है पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है और एक ट्रॉली के अंतर्गत 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर विद्यालय पहुंच जाते हैं। यानी कि एक पहाड़ी के एक सिरे से दूसरे पहाड़ के सिरे तक पहुंच जाते हैं आसानी से, और इस प्रकार से ये बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब याद रखिएगा वल्लम क्या है। वल्लम पूछा जाता है कि वल्लम क्या, कितना बार भी पूछा गया, इसको याद रखिएगा। वल्लम केरल राज्य से संबंधित है और यह लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। यानी कि यहाँ के बच्चों को जब विद्यालय जाना होता है तो नदी को पार करके जाना होता है, तो उस नदी को पार करने के लिए लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है, उसी नाव को हम वल्लम कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं बच्चे सब या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति। यहाँ पे बच्चे के संदर्भ में कहा जाए कि राजस्थान के जो बच्चे जो होते हैं विद्यालय जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ऊंट गाड़ी कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। आगे देखेंगे हम जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। जुगाड़ गाड़ी गुजरात राज्य से संबंधित है और यह जुगाड़ गाड़ी जो होता है आगे से इसका जो डिजाइन जो होता है मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे का जो इसका डिजाइन जो होता है लकड़ी के फट्टों से बना हुआ रहता है और पुराने सामानों से बना हुआ रहता है। और इस जुगाड़ गाड़ी के माध्यम से यहाँ के बच्चे विद्यालय जाते हैं। आगे देखेंगे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर विद्यालय जाते हैं बच्चे। कहाँ के बच्चे जाते हैं? उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के बच्चे, याद रखिएगा। उबड़ खाबड़ रास्ते, पथरीले रास्ते। अब यहाँ पर है आगे कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते, याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं तथा वे बच्चे देते। याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं तथा वे बच्चे देते हैं। इसके विपरीत जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होता है तथा वे अंडे देते हैं। इस प्रकार से याद रखना है, पूछा भी गया है। आगे देखेंगे जानवरों के खाल पर जो डिजाइन जो होता है, पूछा गया ये भी, जानवरों के खाल पर जो डिजाइन जो होते हैं तरह तरह के, ये किसके कारण होते हैं? तो उनके शरीर पर उपस्थित, ठीक है, उनके शरीर पर उपस्थित बाल होने के कारण होता है। यानी कि अर्थ यहाँ पर है कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन जो होता है किसके कारण होता है? तो उनके शरीर पर उपस्थित बाल होने के कारण होता है। ये एनसीईआरटी की कक्षा 4 के अनुसार आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे नंदू हाथी के बारे में। देखिएगा, हाथी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखेंगे नंदू हाथी। तो नंदू हाथी एक चैप्टर का नाम हो गया। नंदू हाथी 3 महीने का यहाँ पे, ठीक है, हाथी का बच्चा है नंदू हाथी, उसका 3 महीना का उम्र है, 3 महीने का है और उसका वजन जो होता है 200 किलोग्राम है। याद रखिएगा, नंदू हाथी 3 महीने, ऐसे ही पूछा सकता है 3 महीने, हाथी का 3 महीने का जो बच्चा जो होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम, ठीक है, 200 केजी। आगे हाथी की विशेषता हम लोग देखेंगे। हाथी के बारे में देखेंगे, एक बड़ा हाथी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में उसका जो भोजन जो होता है 100 केजी से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है तथा एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। यानी 2 से 4 घंटे सोता है, बाकी दिन वह क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, कार्य करते रहता है। 2 से 4 घंटे वह सोता है। पानी और कीचड़ के साथ उसको खेलना काफी पसंद होता है जिससे उसे ठंडक मिलती है। देखिएगा, हाथी अपने आप को ठंडक अनुभूति कराने के लिए वह पानी से या फिर कीचड़ में खेलना काफी उसको पसंद आता है, इस प्रकार से वह खेलता है। आगे देखते हैं कि गर्मी लगने पर, हाथी को गर्मी लगने पर वह अपने कान को हिलाकर हवा करता है। याद रखिएगा, हाथी की विशेषताएं हैं। हाथी की विशेषताओं में अभी आगे और है कि हाथियों के, देखिएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और बच्चे रहते हैं। एक जो हाथी का पूरा झुंड जो होता है उस हाथी के झुंड में हथनिया और उनके बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते हैं। हाथी उस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं, याद रखिएगा। और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी जो होती है, यानी कि उस झुंड में जो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है, अर्थात उस झुंड का नेतृत्व जो करती है वह सबसे बुजुर्ग हथनी ही करती है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनी होते हैं, याद रखिएगा, एक झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जब हाथी 14 या 15 साल का हो जाता है तो वह झुंड छोड़कर अकेले चला जाता है, अर्थात कह सकते हैं झुंड को छोड़कर चला जाता है और अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो हाथियों के झुंड में हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं और सबसे जो बुजुर्ग हथनी जो होती है उस झुंड का नेतृत्व करती है। इतना ही याद रखना है इस बात में, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पे कि बगुला और भैंस,
ठीक है। बगुला और भैंस के बारे में देखना है यहाँ पे। बगुला जो होता है भैंस के शरीर पर या फिर उसके पीठ पर बैठकर कीड़ों को खा जाता है और इस प्रकार से यह सहजीवी एक दूसरे को सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात भैंस के पीठ पर जब कोई कीड़ा बैठ जाता है तो उस कीड़े को, ठीक है, बगुला खा लेता है, अर्थात उसका भोजन का कार्य हो जाता है और बगुला की सुरक्षा भी भैंस की सुरक्षा भी हो जाती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। आगे है अमृता। अमृता की कहानी जो है लगभग 300 साल पुरानी कहानी है, ठीक है, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास, याद रखिएगा, अमृता जो है राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली नामक गांव की थी। खेजड़ली नामक गांव है, खेजड़ली पूछा जाता है खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के पेड़ अधिकता के कारण उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। अब देखेंगे खेजड़ी पेड़ की विशेषता क्या होती है। तो खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में बहुत पाया जाता है, यानी कि जो ये क्षेत्र जो है वहां पर बहुत पाया जाता है और इस पेड़ के जो छाल जो होती है उस छाल से दवा बनाने में इसका मदद किया जाता है, इस छाल से दवा बनाई जाती है। साथ ही साथ इस खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी में किसी भी प्रकार का कीड़े मकोड़े नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते हैं और इस खेजड़ी के पेड़ के फलियों को सब्जी बनाकर खाया जाता है। साथ ही साथ जो इस खेजड़ी के पेड़ के जो पत्ते जो होते हैं उन पत्तों को जानवर खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार की विशेषता बताई गई है। आगे देखेंगे खेजड़ली गांव के लोगों को बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि खेजड़ली गांव के निवासियों को किस नाम से जानते हैं, तो खेजड़ली गांव के निवासियों को बिश्नोई कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि अनीता की कहानी है, ठीक है, वो थी अमृता, यह है अनीता। अनीता खुशवाहा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। अनीता खुशवाहा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती थी। यहां से प्रश्न आता है कि चमकता सितारा क्या है, पूछा जाता है गर्ल स्टार क्या है, चमकता सितारा। तो चमकता सितारा बताता है कि साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां, ठीक है, साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जो स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल देती है। यहाँ पे अनीता खुशवाहा काफी गरीब परिवार से थी और विद्यालय जाकर इसने अपना जीवन यापन कह सकते हैं कि जीवन में परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के पश्चात इसने मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया। तो मधुमक्खी पालन यहाँ पे देखेंगे, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, तो लीची के फूल फरवरी माह में खिलते, याद रखिएगा, लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। और साथ ही साथ अक्टूबर से दिसंबर तक, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के लिए अंडे देने का होता है। ये पूछा जाता है कि मधुमक्खी जो है किस महीने से किस महीने के बीच अपने अंडे देने का कार्य करती है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक, याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। हर एक छत्ते में, यानी कि एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और रानी मक्खी का कार्य क्या होता है, रानी मक्खी का कार्य होता है आपका अंडे देना, ठीक है। हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, उस रानी मक्खी का कार्य होता है अंडे देना, ठीक है। और इसी मधुमक्खी के अंतर्गत, यानी मधुमक्खी का जैसा कार्य होता है इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि रस को लाना, फिर छत्ता बनाना, या फिर कह सकते मक्खी को जब किसी फूल से रस मिल जाता है तो एक तरह से नृत्य करती है। नृत्य करने का उद्देश्य यह होता है कि अन्य मक्खियों को भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर रस है, तत्पश्चात वह उस प्रकार से अपने छत्ते बनाती है। इसी तरह से कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के तरह से ही चींटी, दीमक और ततैया भी इसी प्रकार के क्रियाकलाप करते रहते हैं। तो कहा जाता है कि मधुमक्खियों से संबंधित है और कौन से आते हैं, तो चींटी आते हैं, दीमक आते हैं और ततैया आते हैं, इसी समूह के आते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे गांधी धाम जगह है, ठीक है, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड़, याद रखिएगा, गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि यहाँ पे देखा जाए वलसाड़ में क्या क्या मिलता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो वलसाड़ में बटाटा बड़ा, पूरी साग, ठंडा दूध, केला और चीकू मिलते हैं, याद रखिए। वलसाड़ स्टेशन पे इस तरह से बताया गया है, इसे कहानी के माध्यम से ये मिलता है, याद रखना है। अब है आगे कि मडगांव कहां पर है, तो मडगांव आपका गोवा में स्थित है। मडगांव कहां पे, ये मिलाने के लिए आता है कि एक तरफ से स्थान का नाम रहता है, एक तरफ से कह सकते हैं स्थित है। तो ABCD इस तरह से मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो मडगांव कहां पे, तो मडगांव गोवा में स्थित है।
कोझिकोड कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में स्थित है, याद रखिएगा। मडगांव गोवा में, कोझिकोड केरल में, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में स्थित है। इसके बाद आगे देखेंगे कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते के द्वारा, यानी गोवा से जब केरल जाएंगे रेल मार्ग के माध्यम से, तो उसमें 92 सुरंग 92 यानी कि 92 सुरंग मिलते हैं और साथ ही साथ 2000 पुल मिलते हैं। ठीक है, 92 सुरंग आते हैं और 2000 पुल आते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ राज्य की भाषा देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, पूछा जाता है, किताब के माध्यम से दिया हुआ है, इसलिए इतना ही रखा गया है। तो केरल राज्य की जो भाषा जो होती है मलयालम, पूछा जाएगा मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल। उसी प्रकार से गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में कौन सी भाषा? तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यह किताब के माध्यम से बच्चों को बताया गया है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? ठीक है, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं, याद रखिएगा। वलियम्मा क्या बोलते हैं? वलियम्मा किसको बोलते हैं? तो वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोला जाता है। किस भाषा में? तो मलयालम भाषा में। साथ ही साथ अपनी माँ की माँ को, ठीक है, यानी कि अपनी नानी को, माँ की माँ को अमम्मू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमम्मू कहा जाता है। कौन सी भाषा में? तो ये मलयालम भाषा में बोली जाती है। फेरी देखेंगे। फेरी क्या होता है? फेरी एक बड़ा नाव है। ठीक है, फेरी एक बड़ा नाव है। केरल में ये है। केरल में नदियों को पार करने के लिए एक बड़े नाव का प्रयोग किया था। उस बड़े नाव का नाम यहाँ पे बताया गया फेरी। तो फेरी याद रखिएगा। फेरी क्या है? तो एक बड़ा नाव है, केरल राज्य में ये मिलता, केरल राज्य में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे रेल टिकट। रेल टिकट पे हमें किस किस बात की जानकारी मिलती है रेल टिकट से? तो रेल टिकट पर क्या क्या होता है? तो रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर होता है, ठीक है, सफर या यात्रा शुरू होने की तारीख होती है, बर्थ नंबर होता है और उस पर किराया लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक रेल टिकट से क्या क्या जानकारी मिलती है? तो ट्रेन का नंबर, यात्रा शुरू होने की तारीख, बर्थ नंबर, किराया, ये सब अंकित लिखा रहता है। साथ ही साथ रेल टाइम टेबल से हमें किस किस बात की जानकारी मिलती है? तो रेल टाइम टेबल से हमें ट्रेन किस राज्य से किस समय पर पहुंचेगी, ठीक है ना, किस है, मतलब कि यहां अर्थ है कि ट्रेन किस स्टेशन से किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, आदि इन सब की जानकारी हमें रेलवे टाइम टेबल से मिलती है। ठीक है, आगे याद रखेंगे हम लोग रंगारेड्डी एक जिला है और यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, यह पाठ्य पुस्तक से निकाला हुआ है, कक्षा 4 अभी चल रहा है। ठीक है, तो रंगारेड्डी जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है। आगे देखेंगे इसी में कि बाल विवाह कानून के तहत, ठीक है, बाल विवाह कानून बनाया गया। इस कानून के तहत लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि लड़कों के लिए शादी करने की कम से कम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया है कि बाल विवाह के अंतर्गत लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए होनी चाहिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। आगे कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित प्रश्न बनता है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की एक वेट लिफ्टर है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है, याद रखिएगा, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। और जब कर्णम मल्लेश्वरी 12 साल की थी, यानी कि जब यह 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का इन्होंने अभ्यास किया। याद रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी कितने वर्ष की उम्र में वजन उठाने का इन्होंने अभ्यास कर रहा था, वेट लिफ्टिंग का इन्होंने अभ्यास किया 12 साल की उम्र से ही। अब वे एक बार में 130 केजी तक का वजन उठा लेती है, ये भी याद रखिएगा। अब वह 130 केजी तक का वजन ये उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने कुल 29 मेडल जीते, भारत के बाहर इन्होंने कुल 29 मेडल जीते। ये विशेषता 3-4 पॉइंट्स याद रखना आपको। कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित जब प्रश्न बनता है तो इस प्रकार की उनकी विशेषताओं को अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। आगे देखेंगे इसमें इनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज अभ्यास करती हैं कर्णम मल्लेश्वरी के। अब देखेंगे इसमें कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। इसी में आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में उत्तरांचल लिखा हुआ है, तो वही एक ही नाम है, उत्तराखंड उत्तरांचल फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, मधुबनी चित्रकला से है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य के मधुबनी जिला से संबंधित है, याद रखिएगा।
मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। और यह जो चित्र जो बना हो रहता है, यानी कि यह जो पेंटिंग जो होती है किसकी बनी हुई रहती है, तो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत जो आपका बनाने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, तो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। और ये जो रंग जो होते हैं बहुत ही खास होते हैं। ये रंग किसके बने हुए रहते, तो ये रंग नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि से मिलाकर तैयार किया हुआ रहता है। एक तरह से कह सकते हैं प्राकृतिक चीज से तैयार किया हुआ रहता है। और यह चित्र जो बनाई जाती है, तो चित्र में क्या बनाया जाता है, तो मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत चित्र के रूप में इंसान का चित्र, जानवरों का चित्र, पेड़ पौधों का चित्र, फूल का चित्र, पक्षियों का चित्र, मछलियों का चित्र, अन्य जीव जंतुओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से कहते हैं बहुत ही अच्छा चित्र कला के रूप में निखर कर सामने आया है और मधुबनी चित्रकला संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, फूलों से संबंधित है कि कचनार के फूल की सब्जी, ठीक है, याद रखिएगा, कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। हम लोग अपने घर में भी खाते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में, केले के फूलों की सब्जी केरल राज्य में, जबकि सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र राज्य में बनती है। किताब के अनुसार है, ये सब जगह खाई जाती है। तो इस प्रकार से जो भी हम उत्तर देंगे पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है जो इत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो कन्नौज जिला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हजारों लोग कह सकते हैं कि इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते इसमें देखते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, डेरा गाजी खान नामक एक स्थान है, ठीक है। डेरा गाजी खान किस राज्य में स्थित है, तो डेरा गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा पॉइंट्स को कि डेरा गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोहना गांव कहाँ स्थित है, सोहना गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखेंगे बेलवनिका, ठीक है, बेलवनिका गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तीन को याद रखिएगा आप। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में, सोहना गांव हरियाणा में, बेलवनिका गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आगे गिजुभाई बधेगा, ठीक है, गिजुभाई बधेगा गुजरात राज्य में रहते हैं। ये गिजुभाई बधेगा जो है पशु पक्षियों के चित्र से संबंधित है। पशु पक्षियों की कहानी इन्होंने, कहानी के माध्यम से इन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हैं और अपने पत्र पत्रिका के माध्यम से कहानी बताते हैं। ये कहानी बताते हैं, कह सकते हैं कि पशु पक्षियों के बारे में। तो इसी से संबंधित यहाँ पे पक्षियों के बारे में हम समझेंगे। कलचिड़ी, देखिएगा यहाँ पे कलचिड़ी नाम की एक पक्षी है। इस कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कलचिड़ी इंडियन रोबिन। इसकी विशेषता देखिएगा, यह पत्थरों के बीच खाली जगहों में अंडे दे देती है। याद रखिएगा, कलचिड़ी पक्षी जो होती है पत्थरों के बीच खाली स्थानों में अंडे दे देती है और इसका जो घोंसला जो होता है घास का बना हुआ रहता है। यानी कि यह जो अपना घोंसला जो बनाती है, घास का घोंसला बनाती है। घोंसले के ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इन सबको बिछा देती है, अर्थात कह सकते उसकी उस घोंसला को सुरक्षा प्रदान करती है। और यह कलचिड़ी के जो चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। ये कलचिड़ी नामक चिड़िया है, कलचिड़ी इंडियन रोबिन बोलते, उसकी विशेषता है। कौवा के बारे में देखेंगे। कौवा, देखिएगा कौवा की विशेषताएं क्या होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, तो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी कुछ चीज भी होती है। तो इस प्रकार से वो कौवा का घोंसला होता है, पेड़ की ऊंची ढाल पर ये घोंसला अपना बनाता है। आगे देखेंगे कोयल। कोयल के बारे में देखेंगे, यह बहुत ही मीठी गाती, आप अपने इलाका में भी देखते होंगे, काफी मीठी गाती है, बहुत मीठी गाती है। यह अपना घोंसला नहीं बनाती, याद रखिएगा, यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, ठीक है। जब इसको अंडा देने का समय आता है तो अंडा कौवे के घोंसले में जाकर वो दे देती है, क्योंकि वो तो अपना घोंसला बनाती है नहीं। बेचारा जो कौवा जो होता है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, उसकी देखभाल करता है। इस प्रकार से इसकी विशेषता होती है। आगे देखेंगे हम फाख्ता के बारे में। फाख्ता नाम की जो पक्षी जो होती है उसका क्या विशेषता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ के बीच में अपना यह घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, कैक्टस के कांटों के बीच में कौन घोंसला बनाता है, तो फाख्ता घोंसला बनाता है। यही डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की कक्षा 4 में इसी प्रकार से दिया गया है। गौरैया के बारे में देखेंगे। गौरैया आमतौर पर घर में घोंसला
बनाती है। आप देख सकते हैं अपने घरों में, ठीक है, आमतौर पर अपने घरों में हम देख सकते हैं इसका घोंसला होता है, और घोंसला देखेंगे अलमारी के ऊपर बना सकती है, आईने के पीछे बनाती है, या घर की दीवार जो होती है दीवार के आले में इस प्रकार से इसकी घोंसला देखने को मिलता है। गौरैया घर में भी पाई जाती है। आगे देखेंगे कबूतर, कबूतर का भी जो घोंसला जो होता है गौरैया के तरह ही होता है। तो अभी ये कबूतर भी एक ऐसा ही अपना घोंसला बनाता है, गौरैया के तरह ही घोंसला बनाता है, जो पुराने मकान या खंडहरों में भी ये घोंसला बना देता है। कबूतर देखिएगा जब पुराना मकान हो जाता है, खंडहर हो जाता है, उसमें ये अपना घोंसला बना लेती है। आगे देखेंगे बसंत गौरी, पूछा जाता है बसंत गौरी के बारे में। तो बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, याद रखिएगा गर्मी के सीजन में टुक 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 हमेशा आवाज आते रहती है। तो इस प्रकार से टुक टुक करते रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें ये अंडे रखते हैं या फिर अंडे उसमें देते हैं बसंत गौरी। आगे देखेंगे दर्जिन चिड़िया, पूछा जाता है दर्जिन चिड़िया के बारे में, नाम पर ये दर्जिन, ठीक है। दर्जिन चिड़िया यह अपनी नुकीली चोंच से, ठीक है, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। जो बहुत सारे पत्ते होते हैं उस पत्तों को वो सी लेती है। सीने के पश्चात करती क्या है कि उसके बीच में जो थैली बन जाती है उस थैली में अंडे देने के लिए वो तैयार करती है, यानी उसी थैली में वो अंडा अपना देती है। तो दर्जिन चिड़िया पेड़ के पत्तियों को सील लेती है। इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे शक्करखोरा, शक्करखोरा नाम की पक्षी है, इससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। याद रखिएगा ये पॉइंट कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है, तो शक्करखोरा बनाती है पक्षी, ठीक है। अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और घोंसले में बाल, बारीकी घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़े के चिथड़े और मकड़ी के जाल भी होते हैं, और इस प्रकार से इसका घोंसला लटकता हुआ प्रतीत होता है। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद होता है, उसी छेद में वह बच्चा जाकर उसका बैठता है, उसका अंडा रखता है, फिर उसके बाद वह बच्चा बन जाता है। तो इस तरह से अपना रखता है। आगे देखेंगे बीवर पक्षी, बीवर पक्षी के बारे में क्या बताया गया। वीवर नाम की पक्षी जो होती है, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। याद रखिएगा जितने सारे नर वीवर जो होते हैं अलग अलग अपना अपना घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर क्या करते हैं, उन सभी घोंसलों को वो देखती है, ठीक है, उन सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है, यानी कि उन घोंसलों में जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो इस प्रकार से विशेषता वीवर पक्षी के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे इसमें लद्दाख, लद्दाख के क्षेत्र में आमाले किसको बोलते हैं, आमाले माँ को बोला जाता है, ठीक है। लद्दाख में आमाले माँ को बोला जाता है, आबाले पिता को बोला जाता है, यदि पिताजी को आबा ले बोलते हैं, जबकि मेमे ले बोला जाता है दादाजी को कहते हैं लद्दाख के क्षेत्र में। आगे देखेंगे यहाँ पे गिलहरी के बारे में, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से किस जंतु का या फिर जानवर का लिखा रहता है, क्योंकि जानवर शब्द का इस्तेमाल किया हो रहता है कि हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं और कुतुरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं, तो गिलहरी हो जाएगा। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। याद रखिएगा गिलहरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा है भीमाशंख, भीमाशंख के बारे में प्रश्न आता है कि भीमाशंख क्या है। तो भीमाशंख कर्नाटक के होलगुड्डी गांव में, याद रखिएगा कर्नाटक के होलगुड्डी गांव में बच्चों की पंचायत का एक नाम है भीमाशंख, और ये जल संरक्षण से संबंधित है। आगे देखेंगे इसमें रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, एक वृक्ष है, इसके बारे में बताया गया है। रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा सबसे पहले कि रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, बताया गया पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। और इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग दीवार के बराबर, यानी कि कह सकते कक्षा की दीवार या फिर हम अपने रूम की दीवार ले सकते, उतना ऊंचा उसकी कह सकते जमीन से ऊंचाई होती है। और पत्तियां बहुत कम होती है, यानी कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो है इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। और जो जड़ जो होती है इसकी जड़, यानी कि मान के चलिए 30 पेड़ यदि जमीन पर इस तरह से सीधे लिटा दिया जाए, 30 पेड़ सीधे लिटा दिया जाए तो उतना लंबा उसका जड़ जमीन के नीचे होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जड़ जो है पानी की तलाश में पूरा नीचे जाता है, जहां उसको पानी मिल जाता है वहां तक उसका जड़ होता है, ठीक है। तो पानी की तलाश में उसका जड़ काफी नीचे चला जाता है, और लोग वहां के करते क्या जानते हैं कि इसका जो जड़ जो है काफी लंबा होता है, पानी वाले जगह
पे ही पहुंच गया होगा तो लोग करते क्या है, वहां के लोग जो करते, चूंकि पानी की यहाँ पे कमी होती है तो लोग इसके तने में पतला सा पाइप डालकर, यानी कि इस रेगिस्तानी ओक के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और इस प्रकार से वह इस पानी को वो लोग पी भी लेते हैं। इस प्रकार से विशेषता जो थी रेगिस्तानी ओक के बारे में थी। बिहू का त्योहार देखिएगा, बिहू का त्योहार असम राज्य में, आपको पता भी होगा बिहू त्योहार असम राज्य से संबंधित है। तो बिहू का त्योहार असम राज्य में चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब वहां पर चावल तैयार हो जाता है खेतों में तो उसके कटने के उपलक्ष्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है। और बिहू से एक दिन पहले यानी कि बिहू के पिछले दिन शाम को उरुका कहते हैं। उरुका, इस दिन क्या होता है कि नए पकवान बनता है, ठीक है, तो उरुका कहा जाता है। बोरा और चेवा, ठीक है, याद रखिएगा, बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार है, पूछा जा सकता है बोरा और चेवा क्या है, तो ये चावल के दो प्रकार हैं। आगे देखेंगे इसमें कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और एक साथ मिलकर खाने को हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। लंगर आपको पता भी होगा कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। आगे देखेंगे पोचमपल्ली से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि पोचमपल्ली क्या है। तो पोचमपल्ली सबसे पहले ये एक जिला है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है। और यह पोचमपल्ली जो होता है वहां के लोगों के एक तरह से बुनकर का काम करते हैं। और यह पूरा जिला जो होता है पोचमपल्ली साड़ियों के लिए, यानी कि साड़ी पर इनके द्वारा एक तरह से कह सकते हैं बहुत खूबसूरत डिजाइन तैयार किया जाता है। और यह जो साड़ी जो होता है पोचमपल्ली के नाम से ही विख्यात है, इसलिए इसको बोलेंगे पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे मलयालम में देखिएगा, मलयालम भाषा में चिट्टप्पन, ठीक है, मलयालम भाषा में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई को कहा जाता है, ठीक है। चिट्टप्पन किसको बोलते हैं, पिताजी के छोटे भाई को कहा जाता है। जबकि कुंजम्मा किसको बोलते हैं, कुंजम्बा पिताजी के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है, याद रखिएगा मलयालम भाषा में। आगे है अबू धाबी से संबंधित प्रश्न आता है कि अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाका है। क्या है, अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ रेतीले जमीन के नीचे तेल पाया जाता है, याद रखिएगा। अबू धाबी यहाँ के रेतीले जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ खजूर के पेड़ काफी है, खजूर का भी पेड़ बहुत ज्यादा होता है। अबू धाबी कि मुद्रा का नाम दिरहम है, दिरहम यहाँ पे चलता है और अरबी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ के लोग यानी अबू धाबी के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा उनका ढका रहता है, ठीक है। काफी कह सकते हैं कि गर्मी वाला इलाका ये है। आगे है केरल राज्य, किस राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है, तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है, ठीक। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, लास्ट है कक्षा 4 का, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कक्षा 4 का था। अब हम लोग देखेंगे कक्षा 5 का, क्लास 5, इससे संबंधित भी प्रश्न आता है। देखेंगे इसमें कि जानवरों में देखने, देखिएगा, जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, ठीक है। जैसे मनुष्य में भी होती है उसी प्रकार जानवरों में होती है, लेकिन होता क्या है कि मनुष्यों से कुछ ज्यादा इनमें शक्ति होती है। मीलों दूर यानी कई किलोमीटर दूर यदि शिकार उसको है, उसको आसानी से देख सकता है, ठीक है। हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है और पहचान कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जानवरों में यह शक्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं इसी में कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप देखे होंगे चींटी एक रास्ते से चलती है और सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती है, तो वह एक तरह से गंध छोड़ती है, उसी गंध के सूंघकर ये चींटियां एक साथ रास्ते में चलती है, ठीक है। नर कीड़े मकोड़े, याद रखिएगा, जो नर कीड़े मकोड़े होते हैं अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े के गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर के बारे में बताया गया है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। कहीं पे भी हम बैठे हुए रहते हैं वहां पे देखिएगा मच्छर आ जाता है। तो मच्छर आता कैसे कि हमारे पैर के जो तलवा जो उसकी गंध से और शरीर की गर्मी से हमें ये ढूंढ लेते हैं। आगे एक पॉइंट है कि
रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को, ठीक है याद रखिएगा, रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान कर लेती है। प्रश्न आया भी है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान कर लेता है। अब इसमें आगे है एक पॉइंट कि सड़कों पर कुत्तों को भी, ठीक है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई रहती है, यानी कि इलाका बटा हुआ रहता है, ठीक है। वे एक दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, या फिर उसको देखकर भी वो पहचान कर लेते हैं। इस प्रकार से इनमें यह शक्ति होती है पहचान करने की। साथ ही साथ कह सकते हैं यहाँ पे पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। देखिएगा, कभी भी पक्षी देखिएगा तो एक दायां और एक बायां तरफ देखिएगा उसका आंख होता है, तो दोनों तरफ आंखें होती है और एक समय में दो अलग अलग चीजों पर यह नजर डाल सकती है। तो इस प्रकार की ये विशेषताएं होती हैं। आगे देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। देखते होंगे आप भी कि पक्षी जो होती है, बहुत सारे पक्षी अपने गर्दन हमेशा हिलाते रहती है, क्योंकि पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती है, तो वे अपनी गर्दन हिलाकर अगल बगल यानी आसपास के चीजों को वो देखती है। आगे यहाँ से पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, चील, बाज और गिद्ध। याद रखिएगा, 3 पक्षी का नाम, चील, बाज और गिद्ध पक्षी हमसे यानी कि हम इंसानों से 4 गुना ज्यादा दूर से ही देख सकती है। अर्थात हम जो वस्तु 2 मीटर की दूरी से देखेंगे वह 8 मीटर की दूरी से देख सकती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि चील, बाज और गिद्ध इंसानों से 4 गुना ज्यादा दूर से देख लेती है। 4 गुना याद रखिएगा, ये 4 गुना। उसके बाद है रात में जागने वाले जानवर, ठीक है, जो जानवर रात में जागते हैं वह हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। ये भी याद रखिएगा, रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं सफेद और काली ही देखते हैं, ठीक है। आगे है सांप के बारे में कि सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन सकता है, जो भी जमीन में कंपन होता है इस प्रकार से सुन सकते हैं। पक्षी और जानवर अपने साथियों को मुसीबत का संदेश खास तरह की आवाज निकाल कर देते हैं। दुश्मनों के लिए अलग संकेत देते हैं, जानवरों से यदि खतरा है तो अलग तरह के आवाज निकालते हैं। तो इस प्रकार से पक्षी आवाज के माध्यम से, एक भाषा शैली के माध्यम से एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखने को मिलता है कि सर्दियों के मौसम में, ठीक है, सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकलियां गुम हो जाती है। अपने घरों में भी देखे होंगे, छिपकलियां अचानक इस मौसम में लुप्त हो जाती है, गुम हो जाती है। सर्दियों का मौसम याद रखना है। सुनामी एक आया था, बहुत ही कह सकते हैं भयंकर समुद्र में तूफान आया था दिसंबर 2004 में। याद रखिएगा, सुनामी कब आया था? दिसंबर 2004 में आया था। और पशु पक्षियों में क्या होता है, एक विशेष तरह के गुण होते हैं कि जो तूफान या फिर कह सकते हैं तूफान, आंधी तूफान को महसूस करने की शक्ति होती है। स्लॉथ के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि स्लॉथ क्या है। तो देखिए इसमें स्लॉथ क्या है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं। याद रखिएगा, स्लॉथ का जो डिजाइन जो होता है, उसका रूप जो होता है भालू की तरह होता है, लेकिन भालू वो होते नहीं है, ठीक है, कुछ अलग जानवर है। ये दिन के लगभग, देखिएगा, ये दिन के लगभग 17 घंटे सोते हैं, यानी 24 घंटे में 17 घंटे वे उल्टे पे, मैंने पेड़ पर उल्टे सिर लटक कर ये सोते हैं और मस्ती से ये सोते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसकी सारी पत्तियां वो खा जाते हैं, ठीक है। जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ की पत्तियां को खाकर अपना भोजन, अपना जीवन यापन करते हैं। और पत्तियां जब खत्म हो जाती है तो बगल के पेड़ पर वो चले जाते हैं, ठीक है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसकी पत्तियां खा लेंगे, पत्तियां खत्म होता है तो बगल के पेड़ पर चले जाते हैं, ठीक है। और लगभग अपने 40 वर्ष के जीवन काल में, इनका जो जीवन काल जो होता है, संपूर्ण जीवन काल 40 वर्ष का होता है। 40 वर्ष में अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़, याद रखिएगा, 40 वर्ष जीवन काल 8 पेड़ पर घूमते हैं, ठीक है। और सप्ताह में एक बार 7 दिन में एक बार शौच के लिए नीचे आते हैं। ये इसकी विशेषता होती है, इस प्रकार से पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे गाय 4 घंटा सोती है पूरे दिन भर में, ठीक है, 4 घंटा सोती है, जबकि बिल्ली 12 घंटा सोती है, ठीक है। जिराफ 2 घंटा सोता है, अजगर 18 घंटा सोता है। इस तरह से बताया गया है बुक के माध्यम से। आगे यहाँ पे बाघ के बारे में विशेषता देखेंगे, बाघ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाघ देखते हैं, बाघ के बारे में क्या क्या बातें निकल कर सामने आती है। बाघ अंधेरे में, देखिएगा, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। याद रखिएगा, बाघ जो होता है हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी मूंछ जो होती है, ठीक है, इसकी मूंछें हवा में हुए
कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। कहां पर उसका शिकार स्थित है उसे पता लगा लेता है। इससे अंधेरे में भी रास्ते ढूंढने में मदद मिलती है। मूंछ के माध्यम से अपना अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। याद रखिएगा, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। और यह इलाका यानी बाघ का इलाका कई किलोमीटर में फैला हुआ रहता है, कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। और एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र को झट से पहचान देती है और इस प्रकार बाघ का निर्णय होता है कि हम उस बाघ के इलाके में जाएं या नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से विशेषता बतलाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं कि बाघ का गुर्राना, जब बाघ गुर्राता है तो यह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। याद रखिएगा, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ से देखिएगा, उसके बाद है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से आवाज जो उत्पन्न होता है उनमें अंतर कर लेता है कि पत्तियां हवा से हिल रही है या फिर उसके पीछे कोई शिकार छिपा हुआ रहता है। इस प्रकार जो हलचल होती है उनमें भी विभेदीकरण कर लेता है, अंतर स्थापित कर लेता है। ये बाघ की क्षमता होती है। बाघ के संरक्षण के संदर्भ में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में स्थित है। जबकि घाना नेशनल पार्क है, घाना पक्षी अभ्यारण्य भी है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। आगे है कि कालबेलिया जनजाति, याद रखिएगा, कालबेलिया नाम की एक जनजाति है। कालबेलिया जनजाति सांपों को अपनी बीन के धुन पर नचाते हैं। जो सपेरा जो होते हैं अपने बीन के धुन पर, ठीक है, नचाते हैं। और हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप है। चारों प्रकार का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, एक आपका नाग हो जाएगा, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। ठीक है, इस प्रकार से 4 जहरीले सांप है जो कि हमारे देश में देखने को मिलता है। फिर से नाग, करैत, दुबोइया और अफाई इस प्रकार से होते हैं। आगे देखते हैं, हमारे मुंह में जो लार जो होता है भोजन पचाने में सहायक है। यानी कि मनुष्यों को मुंह में जो लार जो उत्पन्न होता है वह लार जो होता है भोजन पचाने में काफी सहायक होता है। ठीक है, आगे पॉइंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है शुगर के रूप में हमारे शरीर को ये ताकत देता है, मजबूती देता है। तो ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में मदद करता है। आगे पॉइंट है चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि ज्यादा खाने पर शरीर जो होता है मोटा हो जाता है, थुलथुला हो जाता है। पॉइंट याद रखिएगा कि अत्यधिक मात्रा में चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक इस सब का खाने से हमारा शरीर जो है मोटा हो सकता है और थुलथुला हो सकता है, सुस्ती आ सकती है। आगे पॉइंट है उड़ीसा के कालाहांडी जिला। याद रखिएगा, कालाहांडी जिला किस राज्य में? तो कालाहांडी जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह जो होता है सबसे अधिक चावल पैदा करने के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है उड़ीसा का कालाहांडी जिला। ठीक है, आगे पॉइंट है आम पापड़। आम पापड़ आप देखे होंगे। ठीक है, आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में मामिड़ी तांड्रा, ठीक है, मामिड़ी तांड्रा के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के आत्रोयमपुरम गांव में यह बनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आत्रोयमपुरम गांव में यह बनाया जाता है। आम पापड़ आम का बना होता, आप भी खाए होंगे, सब लोग खाए हैं, हमारे इलाका में भी मिलता है। ठीक इस प्रकार से बताया गया पुस्तक के माध्यम से। आगे पॉइंट है निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस के बारे में आपको पता होगा, शिकारी पौधा के नाम से इसको जाना जाता है। तो शिकारी पौधे में एक पौधा का नाम है निपेंथिस। यह एक शिकारी पौधा होता है जो चूहों, ठीक है, चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। इसके आसपास जो भी चूहा या फिर कीड़ा मकोड़ा, मेढक या छोटे जीव जो होते हैं वो आकर बैठते हैं उसके पत्ते पर, वो खा लेता है। अब इसे आप देखेंगे कहां पाया जाता है, तो ये निपेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। यही पूछा जाता है कि निपेंथिस जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो निपेंथिस भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय राज्य याद रखिएगा, मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब इसका आकार की बात करते हैं, अर्थात इस निपेंथिस के आकार की बात करेंगे। लंबे घड़े के जैसा होता है। ठीक है, लंबे घड़े के जैसा होता है, जिसके ऊपर की पत्ती का बना एक ढक्कन भी होता है। घड़ा है, घड़े के ऊपर एक ढक्कन पत्ती का ही बना हो रहता है और घड़े से एक खास तरह की खुशबू निकलती है। खास तरह के एक तरह से खुशबू निकलती है। उसी खुशबू के तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं और कीड़े खींचे चले आते हैं। खींचे चले आने के पश्चात वह उस घड़े में फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद ऊपर का जो ढक्कन जो होता है वह नीचे बंद हो जाता है। इस प्रकार से उसमें वो कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और ये धीरे धीरे ये नेपेंथिस उसका भक्षण कर जाता है, खा जाता है।
ठीक है। आगे है वेलक्रो। वेलक्रो क्या है? वेलक्रो आप देखे भी होंगे, वेलक्रो खुलने पर चरचर की आवाज होती है। जैसे कि देखिएगा, वस्ता में प्रयोग होता है, कपड़ा में प्रयोग होता है, जूता चप्पल में प्रयोग होता है, पट्टे में आप देखे होंगे जो सैंडल जो होता है, सैंडल का बगल से इस तरह से जब हम लोग उसको हटाते हैं, अलग करते हैं, तो चर चर की आवाज आती है। या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो कपड़े को अलग करने पर चर चर की आवाज आती है, उसी को वेलक्रो कहा जाता है, वेलक्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं। ठीक है। यह किस देश से आया है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मिर्च टमाटर कहां से आया है? मिर्च और टमाटर कहां से आया है? ये मिर्च और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है, याद रखिएगा, मिर्च टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। कॉफी और भिंडी, कॉफी और भिंडी जो है अफ्रीका से आया हुआ है। कॉफी और भिंडी अफ्रीका से आया है। गोभी और मटर, ठीक है, गोभी मटर यूरोप से आया है, सब भारत में आए हुए हैं, गोभी और मटर यूरोप से। उसके बाद है यहाँ पे चाय। चाय कहां से? चाय असम से, ठीक है, असम से ही है। उसके बाद है अपने ही राज्य असम। सोयाबीन, सोयाबीन कहां से आया? तो सोयाबीन चीन से आया है। ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों को बताया गया, क्लास 5 के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिड्डा और मैथी, ये सब जो भी है भारत के अर्थात अपना देश का है, इसको देसी बोला जाता है। इस प्रकार से बच्चों को बताया गया है कि कौन से बीज कहां से आते हैं। ये सब आपका बीज हो जाएगा, ये सब बीज आए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है घड़सीसर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़सीसर क्या है? तो घड़सीसर याद रखिएगा कि घड़सीसर, ठीक है, घड़सीसर राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब है। घड़सीसर क्या है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब है। इस घड़सीसर में घड़सी का अर्थ क्या होता है और सर का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो घड़सी है राजा का नाम, ठीक है, और सर का अर्थ होता है तालाब, यानी कि राजा और लोगों के द्वारा मिलकर एक तालाब का निर्माण किया गया कि जल आपूर्ति हो सके, उसी का नाम रख दिया गया घड़सीसर। घड़सी है राजा का नाम और सर का मतलब होता है आपका तालाब। नेक्स्ट है अल बिरुनी, ठीक है, अल बिरुनी या अल बरूनी भी हम लोग बोलते हैं। तो अल बिरुनी उज्बेकिस्तान से भारत यात्रा पर आया था। काफी बहुत प्राचीन समय का यह घटना है, जो कि कह सकते अल बिरुनी भारत की यात्रा पर आया था। यात्रा के दौरान ये भारत के बारे में बहुत चीज लिखा था, संबंधित कह सकते हैं कि राजस्थान से संबंधित भी लिखा था। यह एक इतिहासकार था और अपने किताब के माध्यम से इन्होंने विशेष प्रकार से कह सकते हैं कि जानकारियां मिलता है। ठीक है। आगे है बावड़ी। बावड़ी क्या है? नाम सुने होंगे बावड़ी। बावड़ी सीढ़ीदार कुआं होता है। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है, अर्थात कह सकते हैं जमीन के नीचे काफी होता है, कुआं बना हुआ रहता है, बहुत बड़ा कुआं रहता है, लोग उसी में उतर कर, अर्थात कह सकते उस कुएं में सीढ़ी बना रहता है, उस सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतर कर पानी लेकर ऊपर फेरा जाता है। तो इस प्रकार से ये सीढ़ीदार कुआं होता है, तो इसी को बावड़ी कहा जाता है। ठीक है। आगे एक पॉइंट है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ संस्था जो है पानी के इंतजाम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, तरुण भारत संघ संस्था जो है पानी के इंतजाम से जुड़ा हुआ है। आगे पॉइंट है मृत सागर। मृत सागर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, अर्थात कह सकते हैं इसमें नमकीन लवणता जो होती है काफी ज्यादा मात्रा में होती है, और इतना नमकीन होता है कि यदि 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलाकर यदि हम उसको पीते हैं तो उतना कड़वा लगता है, उतना नमकीन लगता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। आगे पॉइंट है कि दांडी यात्रा। ठीक है। दांडी यात्रा याद रखिएगा। देखिए डिटेल्स ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि कक्षा 5 के छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, इसलिए सिर्फ सामान्य जानकारी हम लोग लेते हैं। विस्तृत जानकारी अगले क्लास में हम लोग लेंगे, या फिर कह सकते हैं कि अन्य पुस्तक के माध्यम से लिया जाता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों के संदर्भ में इतना ही जानकारी बताया गया है, इतना ही से प्रश्न आते भी हैं। ठीक है। अब है आगे यहाँ पे दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। जब अंग्रेजों के द्वारा नमक कानून बना दिया गया था तो गांधी जी और उनके कह सकते अनुयायियों के द्वारा इस कानून को तोड़ा गया। कब? 1930 ईस्वी में। मलेरिया जो होता है, मलेरिया रोग मादा एनाफिलिस नामक मच्छर के काटने से होता है। और इसकी पहचान क्या होता है? जब मलेरिया किसी को होता है तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है। और इसके इलाज के रूप में सिनकोना के पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। इस प्रकार से मलेरिया होता है और उसका इलाज किया जाता है, पहचान किया जाता है, याद रखिएगा।
आगे देखेंगे अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया रक्त में यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी, जिसको लोहा बोला जाता है, की कमी से हो जाता है एनीमिया। शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या फिर लोहे की कमी या फिर आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसका अगर हमारे शरीर में इसकी कमी है तो इसकी आपूर्ति कैसी होगी? तो यह गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक में आयरन या फिर लोहा पाया जाता है। इस प्रकार से खाकर हम आयरन की पूर्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीन बीमारी का नाम याद रखिएगा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों से काटने से होता है, यानी मच्छरों से फैलने वाले ये रोग हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया परजीवी, ठीक है, यहाँ पे था मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। चूंकि मलेरिया रोग उत्पन्न जो होता है परजीवी से होता है, उस मच्छर में परजीवी पाई जाती है, उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन, ठीक है, लेवरन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1880 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद रोनाल्ड रॉस ने सन 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी के द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की, कि उन्होंने बताया कि इस परजीवी के कारण ही मलेरिया उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग होता है। और इस कार्य के लिए इनको 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, अब है आगे एक रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि चट्टानों पर चढ़ना। चट्टानों पर चढ़ते समय जो पीठ पर जो बैग होता है, उस बैग में क्या क्या होता है? खाने के डिब्बे होते हैं, पानी की बोतल होती है, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, जॉकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना इत्यादि, ये सब सामान वो अपना जरूरत का सामान है, वो लोग लेके चढ़ते हैं। ठीक है, जब पर्वतारोहण से वापस उतरना, यानी कि पर्वतारोहण चढ़ने के बाद जब उतरने की प्रक्रिया होती है, उसे रैपलिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। आगे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट आप लोग को पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल, जो कि सन 1984 ईस्वी में इन्होंने फतह हासिल की थी। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि गोलकुंडा के किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ठीक है, और यह सन 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया वहां पर। ठीक है, कांसा जो होता है, कांसा तांबा और टीन को पिघला कर, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कांसा किसका मिश्र धातु है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला सुनीता विलियम्स थी। ठीक है, याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स से संबंधित है प्रश्न। टूटता तारा, आकाश में रात को हम लोग देखते हैं कि टूटता हुआ तारा आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसको टूटता हुआ तारा को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, चांद पर यानी चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। सन 1969 ईस्वी में इन्होंने चांद पर प्रथम कदम रखा था। ठीक है, चांद से जुड़े कुछ त्योहार होते हैं। ठीक है, चांद से जुड़े कुछ त्योहार होते हैं। पूछा जाए निम्न में से कौन सा त्योहार चांद से संबंधित है? करवा चौथ सुने होंगे, करवा चौथ, बुद्ध पूर्णिमा, ईद, ये सब जो है चांद से जुड़े हुए त्योहार है। चांद पर ही इस त्योहार को मनाया जाता है। देश में लगभग, अब ईंधन से बात यहाँ पे करेंगे, तो देश में लगभग 2/3 लोग, ठीक है, देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पाठ्य पुस्तक के अनुसार है, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। लोनर एक मोटरसाइकिल है, याद रखिएगा। लोनर देखे भी होंगे पुराने जमानों में, इस तरह से अभी भी इसका न्यू मॉडल आ चुका है। तो लोनर एक मोटरसाइकिल है। लोनर का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। पूछा जा सकता है कि लोनर का अर्थ क्या होता है? तो अकेले, लोनली से बना है, अकेले रहने वाला। अब देखेंगे यहाँ पे लेह लद्दाख के क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं।
ठीक है। लेह लद्दाख के क्षेत्र में देखो सूखा क्षेत्र होता है, वहां पर बारिश भी बहुत कम होती है कुछ इलाकों में, जो कि ठंडा रेगिस्तान के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। और वहां के लोग यानी लद्दाख के लोग स्वागत को जैसे कि वेलकम जो किया जाता है उसको अपने भाषा में जूले जूले के नाम से पुकारते हैं, जूले जूले कहते हैं उस चीज को, ठीक है। एक यहाँ पे आया है कि चांगथांग एक जनजाति है, ठीक है। तो चांगथांग देखिए चांगथांग एक इलाका है, यहाँ पे चांगया जनजाति हो जाएगा। चांगथांग एक जम्मू कश्मीर में 5000 मीटर ऊंचाई पर सुनसान पथरीला इलाका है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के 5000 मीटर ऊंचाई पर ये आपका जगह हो जाएगा। एक यहाँ पे है चांगया जनजाति है जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ घुमंतु प्राणी यानी कि घूमते फिरते रहते हैं। ये भी करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, काफी ऊंचाई पर रहते हैं। और ये बकरियां देखिएगा, इनकी जो बकरियां जो होती है बहुत ही एक तरह से अच्छे उत्तम किस्म की होती है। और इन बकरियों का जो बाल जो होता है काफी नरम होता है। जो बकरियां यानी कि कह सकते ये जो जनजाति अपने बकरियों के साथ जितने मीटर जितने ऊंचाई पर रहेंगे उतना ही इनकी बकरियों का जो बाल जो होता है नरम होता है, जिन्हें हम पश्मीना ऊन के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा पश्मीना ऊन बहुत ही विख्यात होता है, इसी बकरी से ही तैयार किया जाता है। इसके आगे देखेंगे इसमें कि पश्मीना ये टेंट में रहते हैं, ठीक है। टेंट में रहते हैं जो चांगया जो जनजाति जो टेंट में रहते हैं इसको रेबो कहते हैं, रेबो याद रखिएगा। अब यहाँ पे पश्मीना शाल के बारे में पूछा जाता है कि पश्मीना शाल क्या होता है, ठीक है। पश्मीना शॉल जो होता है ये 6 स्वेटरों के बराबर होता है। जो सामान्य स्वेटर जो होते हैं उसके 6 स्वेटर के बराबर ही अकेला पतला सा शॉल अपना गर्मी दे देता है, ठीक है। इतना इसमें गर्मी होता है, इतना इसका अच्छा क्वालिटी माना जाता है। इसको हाथों से नहीं बुन सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पतला नरम होता है, मशीन से इसकी बुनाई नहीं की जा सकती है, तो इसलिए इसको हाथों से बुना जाता है। और हाथ से बुनने के कारण इसको बुनने में 250 घंटे लगते, याद रखिएगा कितना घंटा, 250 घंटा समय लग जाता है इसको बुनने में, ठीक है। और ये विश्व विख्यात है पश्मीना शॉल। अब यहाँ पे पॉइंट बनता है गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। काफी विनाशकारी भूकंप था, बहुत सारे हजारों लोग इसमें कई हजार लोग मारे गए थे, बहुत जान माल की नुकसान हुई थी। तो याद रखिएगा गुजरात के कच्छ जिले में भुज में क्या आया था, तो भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। आगे बढ़ते इसमें उसी से ठंडा उसी से गर्म एक कहानी है, ठीक है। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी है। इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, ठीक है। इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो भारत के राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी ये थे। आगे स्टेथोस्कोप यंत्र होता है। इस यंत्र की सहायता से हृदय की धड़कन सुनी जाती है। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हृदय धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का वो प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप एक हृदय धड़कन सुनने का एक यंत्र है, ठीक है। आगे इसमें पॉइंट बनता है कि विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से किताब में वर्णन किया गया था। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है, विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है। डामर क्या है, तो कोल तार को डामर कहा जाता है, ठीक है। कोल तार को डामर कहा जाता है। उसके बाद है ऊंधियू, ये पूछा जाता है ऊंधियू क्या है, तो ऊंधियू देखिएगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात राज्य में सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जी को मसाले के साथ एक मटके में भरकर बंद करके उसको कोयले के अंगारे पर मटके को उलट कर पकाया जाता है और उसी में वह सब्जी जो है वह तैयार हो जाता है, उसी को ऊंधियू बोला जाता है। और ऊंधियू का गुजराती भाषा में कह सकते हैं कि इसका अर्थ जो होता है उल्टा होता है। ऊंधियू का अर्थ होता है उल्टा। कुड़ुक पूछा गया था, कुड़ुक क्या है, तो कुड़ुक जो है भाषा है झारखंड की भाषा है। तो झारखंड के जंगलों में कुड़ुक समाज रहता है, ठीक है। झारखंड के जंगलों में एक कुड़ुक समाज रहता है, उसी समाज के द्वारा कुड़ुक समाज के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वही कुड़ुक भाषा होती है। तो कुड़ुक भाषा झारखंड राज्य से संबंधित है। और चूंकि ये जंगल का इलाका था तो जंगल अधिकार कानून 2007 के तहत, ठीक है, जंगल अधिकार कानून 2007 के तहत जो लोग कम से कम 25 वर्षों से, ठीक है, 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल पर तथा वहां पर
वहां पर उत्पन्न या फिर कह सकते हैं वहां पर पैदा होने वाले चीजों पर उनका हक हो जाता है। ये कानून देता है जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बनता है कि ग्रेगरी मेंडल जिसको बोलते हैं या फिर ग्रेगोरो मेंडल भी बोला जाता है, इनका जन्म 1822 ईस्वी में, ठीक है, 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। काफी गरीब परिवार थे। आगे चलकर एक वैज्ञानिक भी बनते हैं और इन्होंने मटर पर प्रयोग भी किया। इस प्रकार से हमने ईवीएस के इन्वायरमेंटल स्टडीज के पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के ऑब्जेक्टिव्स को हमने हल किया। 15 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न जो इस किताब से जो पूछे जाएंगे कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 से, ये अब आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग करीब करीब ईवीएस के 15 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और अभ्यास कीजिए। प्रीवियस ईयर का अभ्यास करने से फायदा होता है कि आपको प्रश्न पता चल जाता है किस प्रकार से पूछा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।